कहानी की शुरुआत होती है सन 1942 से, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था। और इस अटैक के बाद अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो गया और वो किसी भी कीमत पर जापान से बदला लेना चाहता था। इसीलिए यूएस नेवी के बहुत सारे बी टॉर्पेडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट साउथ पैसिफिक के अंदर जितने भी जापानीज पनडुब्बीज थी उन्हें तबाह करने उड़ चले। इसी में एक एयरक्राफ्ट होता है जिसके अंदर 3 लोग होते हैं, पायलट हेरोल्ड, बॉम्ब फेंकने वाला टोनी और रेडियोमैन जीन। और जब ये वापस आ रहे होते हैं तो ये आसमान में बादलों के बहुत ऊपर होते हैं और ये अपना रास्ता भूल जाते हैं और उनका फ्यूल टैंक भी धीरे धीरे खाली हो रहा होता है। जीन रेडियो से राब्ता करके रास्ता पूछने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से उसे आवाज अच्छे से सुनाई नहीं देती और तभी उसे रेडियो पर जापानीज आवाज आती है। वो रेडियो की तार निकाल देता है और मोर्स कोड्स के जरिए मैसेज भेजता है, लेकिन इनका फ्यूल कम हो रहा होता है। इसीलिए इनका पायलट हेरोल्ड बोलता है कि तुम्हें दोबारा से कनेक्शन जोड़ना होगा और वो दोबारा से कोशिश करता है, लेकिन इनका राब्ता फिर भी नहीं हो पाता। और अब हेरोल्ड के पास इस बहुत बड़े समंदर के ऊपर लैंडिंग करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है और वो अपने साथियों को बोलता है कि तुम सारे जरूरी सामान निकालो, हमें अब यहीं पर ही लैंडिंग करनी होगी क्योंकि पेट्रोल खत्म होने वाला है। और वो उस बड़े समंदर में ही लैंडिंग करते हैं। लैंडिंग करने के बाद हेरोल्ड की तो बेल्ट खुल जाती है, लेकिन टोनी और जीन की बेल्ट नहीं खुलती और अब वो एयरक्राफ्ट के साथ नीचे डूबना शुरू हो जाते हैं और वो बहुत नीचे चले जाते हैं। लेकिन इससे पहले ये दोनों एयरक्राफ्ट के साथ डूबते तब तक इनकी बेल्ट खुल जाती है और ये दोनों भी ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर हेरोल्ड है। इनके पास एक एयरबोट होती है और ये तीनों उस एयरबोट पर बैठ जाते हैं, लेकिन इनके पास अपना खाने के लिए खाना है, ना पीने के लिए पानी। हालांकि इनके एयरक्राफ्ट में सब कुछ था, लेकिन ये उसमें फंस गए थे, इसीलिए ये उसमें से कुछ नहीं निकाल पाए। और साउथ पैसिफिक के इस बहुत बड़े समंदर में जिसका इन्हें कहीं भी कोई भी अंत नहीं दिखता, ये तीनों उसमें फंस चुके हैं। लेकिन इन्हें पूरा यकीन है कि जल्द यहाँ पर यूएस नेवी आएगी और इन तीनों को यहाँ से बचाकर ले जाएगी। और ऐसा होता भी है। इन्हें आसमान में एक यूएस नेवी का एयरक्राफ्ट दिखता है। चीफ कहता है कि पानी में पैराशूट खोल दो ताकि ऊपर से वो पैराशूट को देख सके, क्योंकि जो उनकी एयरबोट है वो बहुत छोटी है और इतनी ऊंचाई से इनकी एयरबोट को नहीं देखा जा सकता। पर इनके पास पैराशूट नहीं होता, वो समंदर में एयरक्राफ्ट के साथ डूब चुका है। और न ही इनके पास फ्लेयर गन होती है जिससे जलाकर ये इशारा दे सके कि ये यहाँ पर है। ये तीनों अपनी लाइफ जैकेट निकालते हैं और उसे हिलाना शुरू कर देते हैं और साथ में चिल्लाते भी हैं, लेकिन वो एयरक्राफ्ट इनसे इतना दूर होता है कि वो उन्हें देख नहीं पाता और वो वापस चला जाता है। हेरल्ड जो कि पायलट होता है वो कहता है कि ये हमें यहाँ पर ढूंढने के लिए आए थे और ये हमारे पास आखिरी मौका था। टोनी कहता है कि वो हमें यहाँ इतने बड़े समंदर में ऐसे नहीं छोड़ सकते। वो कहता है कि वो बार बार एक ही जगह पर ढूंढने के लिए नहीं आएंगे, मतलब कि अब इन्हें खुद ही यहाँ से किसी भी तरह से निकलना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हेरल्ड जो इन सब में सबसे सीनियर है वो जानता है कि वो सब के सब यहाँ पर फंस चुके हैं। वो सबको कहता है कि अपने जूते उतार दो क्योंकि ये सफर बहुत लंबा होने वाला है। और ये तीनों अपने जूते निकाल लेते हैं, लेकिन इनकी जो एयरबोट है वो इतनी छोटी है कि उसमें कोई भी सामान रखने की जगह नहीं है। हेरल्ड कहता है कि हमें अपने जूते फेंकने होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। और उसके बाद टोनी और जीन अपने जूते समंदर में फेंक देते हैं, लेकिन हेरल्ड अपने जूते नहीं फेंकता। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। जीन कहता है कि आपने अपने जूते नहीं फेंके। हेरल्ड कहता है कि अगर हमें जमीन मिल गई तो हम में से किसी एक को चलना होगा, इसीलिए हमें एक पैर बचाना है। और इस तरह से इनका पहला दिन इस समंदर में बिना पानी के, बिना खाने के निकल जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि तीनों एक साथ सो जाएं, इसीलिए ये एक एक करके सोते हैं। रात को इनका चीफ जिसका नाम हेरल्ड है वो बोलता है कि किसी को पानी पीना है। टोनी और जीन उसे हैरानी से देखते हैं और इसके बाद हेरोल्ड अपने जूते के अंदर यूरिन करता है और वो उस यूरिन को पी जाता है क्योंकि वो जानता है कि इन्हें पानी अब यहाँ पर मिलना इतना आसान नहीं है। अगली सुबह हेरल्ड उन्हें बताता है कि हम समंदर में फंस चुके हैं और हम यहाँ से हवाई की तरफ जा रहे हैं जो यहाँ से तकरीबन 1900 माइल्स दूर है। और हमारे जो पीछे है वो है साउथ अमेरिका जो यहाँ से 6000 माइल्स दूर है। क्योंकि हेरल्ड एक पायलट है इसीलिए उसे जगहों का और डायरेक्शन का अंदाजा होता है। वो कहता है कि अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो कुछ हफ्तों में पहुंच जाएंगे। ये सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं। टोनी कहता है कि अगर हम पहुंच भी गए तो उससे पहले ही हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। जीन कहता है कि यहाँ पानी में बहुत सारी मछलियां हैं, हमें कुछ करना होगा। अब इनके पास थोड़ा सा जो सामान होता है उसमें एक गन की मैगजीन भी होती है और गन की मैगजीन के अंदर स्प्रिंग होता है और ये उस स्प्रिंग से मछली पकड़ने का कांटा बना लेते हैं और उस
कांटे को पानी में डाल देते हैं। तभी इनके कांटे में कुछ फंस जाता है। ये उसे खींचने की कोशिश करते हैं और जब ये उसे खींचते हैं तो उनकी रस्सी टूट जाती है और उसमें कांटा नहीं होता। जीन कहता है कि पानी में कोई हमसे भी ज्यादा भूखा है। हालांकि ये समंदर में है लेकिन यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए जीन पानी में कूद जाता है। वो कहता है कि अब मैं और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसके पीछे टोनी भी कूदने वाला होता है, लेकिन हैरोल्ड उसे रोक देता है। वो कहता है कि मैंने सुना है कि इस पानी में शार्क है, और जब ये बात जीन को बताई जाती है तो वो जल्दी से वापस अपनी बोट पर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि ये लोग अब पानी में नहीं जा सकते। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और उन्हें आज बोट पर पूरे 5 दिन हो जाते हैं और 5 दिनों से इन्होंने ना पानी पिया होता है और ना ही खाना खाया होता है, इसीलिए ये तीनों के तीनों बहुत कमजोर हो जाते हैं। और जब टोनी बर्दाश्त नहीं कर पाता तो समंदर का पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन हैरोल्ड उसे रोक लेता है। वो कहता है कि ये पानी तुम्हारी बॉडी को और भी सुखा देगा। दरअसल इन सब की यहाँ फंसने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हैरोल्ड जो उनका पायलट होता है वो वेस्ट की तरफ जा रहा होता है और वो जीन से कंफर्मेशन मांगता है कि क्या हम सही जा रहे हैं, और रेडियो पर जीन को बताया जाता है कि तुम्हें ईस्ट जाना है। इसी वजह से ये रास्ता खो देते हैं और पेट्रोल खत्म होने की वजह से अब ये समंदर में फंस चुके हैं। अब अचानक से हैरोल्ड को याद आता है कि उसकी शर्ट की जेब में एक पेंसिल है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। वो पेन निकालता है। वो कहता है कि हम चार्ट बना सकते हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हम एग्जैक्टली अभी कहाँ पर हैं, और उसके बाद वो अपनी एयरपोर्ट पर ही चार्ट बनाना शुरू कर देते हैं। चार्ट बनाने के बाद जब उसे अपनी डायरेक्शन का पता चलता है तो वो कहता है कि हमें अपनी बोट को हवा के साथ बहने से रोकना होगा, और वो लाइफ जैकेट से और उनके पास जो और सामान होता है उसे एक लंगर बनाते हैं जिससे इनकी बोट एक जगह स्टेबल हो जाएगी, और ये जब भी उसे निकालेंगे तब भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे जिस तरफ हवा चल रही होगी, और ऐसा करने से ये उस तरफ जा सकते हैं जिस तरफ ये जाना चाहते हैं। ये लंगर बनाते हैं और पानी में डाल देते हैं जिससे इनकी बोट स्टेबल हो जाती है, और उसके बाद ये प्रेयर करते हैं। प्रेयर करने के बाद जीन कहता है कि हमें जिंदगी में सभी काम अच्छे नहीं किए, लेकिन हमें आपकी मदद की जरूरत है। हैरोल्ड गॉड से दुआ मांगता है कि इस समंदर में जितनी भी बोट्स हैं उन सब की मदद करना, और उन्हीं बोट्स में से एक बोट हमारी भी है। टोनी कहता है कि जैसा मेरे दोस्तों ने कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमें सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ पर बारिश की है। मेहरबानी करके अब बारिश कर दें, लेकिन बारिश नहीं होती। इस बात से टोनी डिसअपॉइंट हो जाता है। जीन कहता है कि गॉड को थोड़ा वक्त तो दो। इसके बाद रात हो जाती है और जब ये सब के सब सो रहे होते हैं तो बारिश होना शुरू हो जाती है, और कई दिनों के बाद आज इन्होंने पहली बार पानी का एक घूंट पिया है जिससे इन्हें बहुत राहत मिलती है क्योंकि इनकी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी थी। अगले दिन दिखाया जाता है कि जिन कई दिनों से मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाता। हैरोल्ड उसे कहता है कि मैंने तुमसे ज्यादा पेशेंस रखने वाला फिशरमैन आज तक नहीं देखा। तुम पिछले एक हफ्ते से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम एक हफ्ते में एक मछली भी पकड़ नहीं पाए। जीन कहता है कि जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर एक कहावत है, यू डोंट कैच यू डोंट ईट। लेकिन जीन खुद भी फ्रस्ट्रेट हो चुका है। वो अपनी जेब से चाकू निकालता है। हैरोल्ड उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस चाकू को हमेशा अपनी जेब में रखना, क्योंकि सिर्फ एक यही चीज हमारे पास है जो उस बोर्ड को छेद कर सकती है। लेकिन जीन उसकी बात को नहीं सुनता और वो पानी में मछली का इंतजार करना शुरू कर देता है, और जैसे ही उसे पानी में मछली दिखती है वो उस पर वार कर देता है, लेकिन उसे लगता है कि उसने राफ्ट पर चाकू मार दिया है। वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने राफ्ट पर चाकू मार दिया है। हैरोल्ड कहता है कि चाकू को निकालना मत, क्योंकि अगर उसने चाकू को निकाल दिया तो पानी राफ्ट के अंदर भर जाएगा और उस तरह से ये अपनी राफ्ट को खो देंगे। लेकिन जीन देखता है कि उसने चाकू एक शार्क मछली के बच्चे को मारा होता है और वो उसे ऊपर राफ्ट के अंदर खींच लेता है, और उसके बाद ये सब मिलकर उस शार्क के बच्चे को मार देते हैं और उसके पेट से कई सारी छोटी मछलियां भी निकालते हैं। और इस तरह से पूरे एक हफ्ते के बाद ये तीनों खाने का पहला निवाला खाते हैं, जिनसे इन्हें न सिर्फ खुशी होती है बल्कि इनकी बॉडी में एनर्जी भी आती है। यहाँ पर जो हैरोल्ड होता है वो कहता है कि मैं अब घर जाऊंगा, मेरी वाइफ मुझसे बहुत नाराज होगी। वो इन दोनों से भी पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है। दरअसल ये एक दूसरे को उतनी अच्छी तरह पर्सनली नहीं जानते हैं। टोनी कहता है कि मेरी शादी हुई, लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड है। जीन कहता है कि ना ही मेरी शादी हुई है और ना ही मेरी गर्लफ्रेंड है। टोनी जीन को कहता है कि तुम जब वापस जाओगे तो मेरी बहन को डेट कर लेना, वो बहुत खूबसूरत है। अब जब ये बातें कर रहे होते हैं तब ये देखते हैं कि बहुत सारी शार्क्स इनकी राफ्ट के चारों तरफ घूम रही होती हैं। दरअसल इन्होंने जिस शार्क के बच्चे को मारकर खाया है उसका कुछ खून पानी में भी गिर गया था, जिसकी स्मेल से सारी शार्क्स यहाँ पर आ जाती हैं, लेकिन वो उनकी राफ्ट को कुछ भी नहीं करती। वो सब की सब वापस चली जाती हैं। दरअसल साउथ पैसिफिक शार्क मछलियों के लिए बहुत मशहूर है और वो कभी भी इनकी राफ्ट को गिराकर इन सबको खत्म कर सकती हैं, लेकिन इस बार इनकी किस्मत अच्छी होती है इसीलिए बच जाते हैं। अब हालांकि इन्होंने खाना खा लिया, इन्हें पानी भी मिल चुका है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं ये एक बार फिर से कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। एक रात जब जीन पानी के अंदर हाथ डालकर बैठा होता है तभी एक शार्क उसके हाथ पर हमला कर देती है, जिससे वो उसके हाथ को जख्मी कर देती है। लेकिन जीन की किस्मत अच्छी होती है कि उसके हाथ में बहुत ज्यादा चोट नहीं आई होती। एक बार जीन को दिखता है कि सामने कुछ है, उसे लगता है कि सामने कोई आइलैंड है और वो टोनी को दिखाता है, लेकिन
टोनी कहता है कि सामने कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। यहाँ पर इन्हें अजीब अजीब सपने भी आ रहे होते हैं और 15वें दिन की सुबह ये दिखाया जाता है कि टोनी के हाथ में उसकी गन होती है और तभी जीन उसे धीरे से कहता है कि मुझे अपनी गन दो और बिल्कुल आवाज मत करना। टोनी उसे गन दे देता है और तभी वो देखता है कि सामने राफ्ट पर एक परिंदा बैठा होता है और वहीं पर हेरोल्ड सो रहा होता है। जीन उस पर गोली चलाता है और गोली परिंदे को लग जाती है, लेकिन वो बोट से नीचे समुद्र में गिर जाता है। और जब हेरोल्ड देखता है कि इन्होंने परिंदे को निशाना बना दिया है तो वो समंदर में कूद जाता है। वो पंछी तक पहुंच जाता है और जैसे वो पंछी को उठाता है तो वो देखता है कि उसके पीछे एक शार्क आ रही होती है। अब हेरोल्ड जल्दी से अपनी राफ्ट की तरफ आता है और उससे पहले कि वो शार्क का खाना बन जाता है वो राफ्ट के ऊपर आ जाता है और वो शार्क इनकी राफ्ट के नीचे से निकल जाती है और इस तरह से हेरोल्ड की जान बच जाती है। अब इनके पास एक बार फिर से खाना है। इन 15 दिनों में ये दूसरी बार है जब इन्हें खाना मिला है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे होते हैं इसका असर इनके दिमाग पर भी हो रहा होता है। इन सबको अजीब अजीब से सपने आते हैं और अब इन्हें यहाँ पर 20 दिन हो जाते हैं। सुबह जब हेरोल्ड उठता है तो वो देखता है कि कोई भी ड्यूटी पर नहीं होता, मतलब कि कोई भी हवा का रुख नहीं देख रहा है। इस बात से वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें ऑर्डर दी है लेकिन तुमने ऑर्डर नहीं माने। जीन कहता है कि यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं है और वैसे भी हमें आज तक आइलैंड तक पहुंच जाना चाहिए था। वो आइलैंड कहाँ पर है? हेरोल्ड बोलता है कि मेरे दिमाग में एक रफ पिक्चर है। ये सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि रफ पिक्चर का मतलब कि हेरोल्ड अभी भी श्योर नहीं है कि ये कहाँ पर है। जीन कहता है कि तुम्हारी वजह से हमें समंदर में लैंड करना पड़ा क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चला कि हमारी शिप कहाँ पर है। तुम हमारी शिप से हमें बहुत दूर ले आए थे जिस वजह से हम आउट ऑफ रेंज हो गए और इसीलिए हमारी उनसे बात नहीं हो पाई। हेरोल्ड भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि जब ये ऊपर हवा में थे तो उसे नींद आ गई थी। दरअसल वो कुछ सेकंड्स के लिए सो गया था और जब उसकी आंख खुली तब तक वो बहुत दूर निकल चुके थे। वो आउट ऑफ रेंज हो चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ पर है और पेट्रोल खत्म होने की वजह से इन्हें समंदर में लैंड करना पड़ा और अब ये तीनों यहाँ पर फंस चुके हैं। मतलब कि इस सब के पीछे गलती सिर्फ हेरोल्ड की होती है और हेरोल्ड को इस बात का बहुत पछतावा भी होता है। वो इन दोनों से माफी मांगता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन अभी ये कुछ नहीं कर सकते। जीन उस मैप को उठाता है जो हेरोल्ड ने लाइफ बोट जैकेट के ऊपर बनाया होता है और वो कहता है कि अब यही हमें घर वापस ले जा सकता है। तभी हेरोल्ड को एक आइडिया आता है। उसके पास जो शूज होते हैं वो उन्हें जीन के चाकू से काटकर उनके सोल से 2 चप्पू बना लेता है ताकि जिस डायरेक्शन में भी ये जाना चाहते हैं वो उस डायरेक्शन में जा सके। और टोनी कहता है कि जो भी सबसे पहले आइलैंड दिखेगा उसे बाकी के 2 लोग डिनर करवाएंगे, वो भी उसकी मनपसंद जगह पर। लेकिन इनकी मंजिल इतनी आसान नहीं है और कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज इन्हें समंदर में पूरे 30 दिन हो चुके हैं और 30 दिनों के बाद इनके अंदर अब बोलने की भी हिम्मत नहीं है क्योंकि ये प्यासे हैं, ये भूखे हैं और ना ही इनके पास कोई मोटिवेशन है। अब उसी रात को बारिश होना शुरू हो जाती है जिसे इन्हें एक बार फिर से पानी मिल जाता है। लेकिन तभी ये देखते हैं कि बहुत बड़ा एक तूफान सामने से आ रहा होता है और ये उस तूफान में फंस जाते हैं। इनकी राफ्ट उलट जाती है और टोनी जिसे तैरना नहीं आता वो भी खो जाता है। लेकिन तभी ये देखते हैं कि टोनी बोट के दूसरी तरफ होता है। ये राफ्ट को सीधा करते हैं और बड़ी मुश्किल से एक एक करके सब के सब राफ्ट के ऊपर चढ़ जाते हैं और इस तरह से खतरनाक तूफान से इनकी जान बच जाती है। अगली सुबह ये दिखाया जाता है कि ये तीनों बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं और इनके पास जो थोड़ा बहुत सामान था वो रात को समंदर में कहीं खो गया और इन्होंने भी अब मान लिया है कि ये अब बचने वाले नहीं है। ये राफ्ट के ऊपर एक जिंदा लाश की तरह पड़े होते हैं। इन्हें अपने घर की भी याद आ रही होती है। हेरोल्ड अपनी वाइफ को याद कर रहा होता है और जीन को टोनी की बहन समंदर में बैठी हुई दिखती है। दरअसल उसको हेलुसिनेशन हो रहे होते हैं। जिस तरह से टोनी ने अपनी बहन का डिस्क्रिप्शन दिया था उस हिसाब से वो उसकी इमेज को देखता है और टोनी से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी बहन से प्यार हो गया है। टोनी कहता है कि तुम दोनों एक ग्रेट कपल बनोगे। हेरोल्ड ये सब सुनकर बहुत मायूस हो जाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये सब इस तरह से एंड होगा, मुझे माफ कर दो। दरअसल हेरोल्ड अपने आप को गुनहगार समझ रहा होता है लेकिन तभी टोनी बड़ी मुश्किल से बैठता है और वो कहता है कि हम बहुत दूर तक आ चुके हैं और इस तरह से हम हार नहीं मान सकते। इसके बाद वो अपने हाथ से बोट चलाना शुरू कर देता है और उसे देखकर ये दोनों भी बैठ जाते हैं। वो भी ऐसा ही करते हैं लेकिन चाहे ये अपने आप को कितना भी मोटिवेट क्यों ना करें इनकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती और 34 दिन के बाद ये पूरी तरह से बेहाल हो चुके हैं, तकरीबन मर चुके हैं। इनके अंदर बात करने की भी हिम्मत नहीं है और इसी हालत में टोनी कहता है कि मैंने सपना देखा जिसमें मैंने बहुत बड़ा हरा खेत देखा। हेरोल्ड कहता है कि ये सपना मैं 2 बार देख चुका हूँ और इसके बाद हेरोल्ड थोड़ा सा समंदर का पानी उठाकर पीना शुरू कर देता है। दरअसल उसने मान लिया है कि वो अब नहीं बच पाएगा। तभी उसके सामने लेटा हुआ जीन कहता है कि मुझे सामने कुछ हरा हरा दिख रहा है और जब ये तीनों उठकर देखते हैं तो ये एक आइलैंड होता है और उसे देखकर इन सबको खुशी, एक एनर्जी आ जाती है क्योंकि 34 दिन समंदर में गुजारने के बाद आज ये एक छोटे से आइलैंड तक पहुंच गए हैं।
हैं और ये अपने हाथों से जोर जोर से बोट को उस तरफ धकेलना शुरू कर देते हैं और कुछ ही पलों के बाद ये तीनों समंदर के किनारे तक पहुंच जाते हैं। 34 दिनों के बाद इन्होंने जमीन को छुआ है जिससे इन्हें बहुत सुकून मिलता है। यहीं बीच पर 2 झोपड़े भी होते हैं और ये तीनों के तीनों उस तरफ चल पड़ते हैं और इस तरह से मुश्किल सफर को खत्म करके ये तीनों 20 फरवरी सन 1942 को पुका पुका नाम के बीच पर पहुंच जाते हैं। इन तीनों की जान इसलिए बच जाती है क्योंकि इन्होंने इतने मुश्किल सफर में भी कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और उम्मीद एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में आपको लड़ना सिखाती है, आगे बढ़ना सिखाती है। वो आपके अंदर जज्बा लेकर आती है और ऐसे ही जज्बे से ये तीनों बच गए और लास्ट में बताया जाता है कि इन तीनों ने 10,000 माइल से भी ज्यादा का सफर उस छोटी सी राफ्ट में किया था। हैरल्ड को नेवी ने अवार्ड दिया क्योंकि उसने इस मुश्किल सफर में भी अपने क्रू को बहुत अच्छे से लीड किया था। लेकिन इसके बाद इन्होंने कभी भी कोई एयरक्राफ्ट नहीं उड़ाया। टोनी जब पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसने अपना करियर नेवी में ही कंटिन्यू रखा और 1986 में जब उसकी मौत हुई तो उसकी राख को समंदर के ऊपर छोड़ दिया गया। जीन ने भी वार के दौरान रेडियो में काम किया और सन 1946 में उसने टोनी की बहन फ्रांसिस से शादी कर ली और लास्ट में हमें इन तीनों की रियल पिक्चर को भी दिखाया जाता है जिससे ये पता चलता है कि इन तीनों ने 34 दिनों तक समुद्र में कितना सफर किया था। इसी के साथ इस मूवी इस सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना और मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।